बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हमने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के जो कारण थे और प्रभाव थे और समाधान के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। अब बच्चों ध्वनि मतलब आवाज़। ध्वनि प्रदूषण आप देखेंगे मुख्यतः शोरगुल से संबंधित है। शोरगुल से अब अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं भी किसी भी स्थान में शोरगुल होता है तो हम लोग क्या होते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं या उस स्थान से उठ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अत्यधिक शोरगुल हर किसी को क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। अब ध्वनि प्रदूषण मेन कारण क्या है? अब वर्तमान समय में जिस प्रकार से क्या कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यातायात भी बढ़ रहा है। गाड़ियाँ हर किसी के पास क्या अपना पर्सनल व्हीकल भी है। उससे क्या हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में जो हॉर्न, बाइक की स्टार्ट, गाड़ियों की बाइक स्टार्ट करते टाइम जो आवाज़ आती है, हॉर्न बजाते हैं, गाड़ियों की आवाज़, उससे क्या होता है अत्यंत शोरगुल हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। इसमें अत्यधिक मात्रा में लाउड स्पीकर भी बजते हैं, शादियों में डीजे बजते हैं, अनेकों कारण हैं बच्चों। उसी कारणों को हम आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का जो मेन कारण है उसमें सबसे पहले है परिवहन प्रणालियाँ, जिसमें मोटर वाहन, रेलगाड़ी, इन्हीं के माध्यम से क्या ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप कभी भी देखना जो क्या कहते हैं रेलवे ट्रैक होता है उनके आसपास से कभी होते हुए गुजरोगे, अगर ट्रेन चल रही हो तो उससे इतना शोर होता है कि पास में बैठा व्यक्ति क्या कह रहा है हमें वो तक सुनाई नहीं देता है। मोटर वाहनों के जो हॉर्न है उससे भी क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। त्योहारों उत्सव में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। शादियों पार्टी में देर रात तक जो लेट नाइट पार्टियाँ होती हैं उनमें डीजे का जो प्रयोग होता है अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में उच्च ध्वनि क्षमता के जो पावर सायरन होते हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण में आते हैं। हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाला शोर भी ध्वनि प्रदूषण में आता है। जनरेटर एवं डीजल पंप जो है ना आदि से जो आवाज़ आता है, शोरगुल, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण में आता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण, अब हर किसी की आवाज़ को हम ध्वनि प्रदूषण नहीं करते हैं। मनुष्य की कुछ क्या कहते हैं सुनने की क्षमता होती है, उस क्षमता से अधिक अगर हम कुछ आवाज़ें सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण में आता है। उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के बाद क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? सबसे पहले है श्रवण शक्ति कम होना। बच्चों वैसे तो इंसानों की जो श्रवण शक्ति, जो सुनने की क्षमता है वो आपकी 80 डेसिबल तक होती है, लेकिन अगर मनुष्य की क्या कहते हैं 60 डेसिबल से अधिक की अगर वो आवाज़ सुन लें, किसी भी चीज़ को 60 डेसिबल से अधिक मात्रा में सुने तो उसमें श्रवण शक्ति कम होना शुरू हो जाता है। मतलब 60 डेसिबल से अधिक व्यक्ति के लिए जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। सिर दर्द होता है, उच्च रक्तचाप बढ़ता है। अत्यधिक शोरगुल से हर किसी के क्या होता है, सर दर्द होने लग जाता है, उच्च रक्तचाप होने लग जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और हृदय गति का बढ़ना, हृदय गति भी क्या होती है कभी कभी किन्हीं कारणों से बहुत तेज होने लग जाती है। मनोविकार कारण भी आते हैं बच्चों, इसके कुछ साइकोलॉजिकल जो कारक होते हैं, मेंटली भी समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि क्या होता है अत्यधिक शोरगुल से इंसान क्या होता है परेशान होता है, जिस कारण क्या है चिड़चिड़ापन भी करने लग जाता है। मतलब अत्यंत शोरगुल हर किसी को भी पसंद नहीं। हम एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है किसी भी चीज़ को सुनने की, उससे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम भी क्या होता है बोर या इरिटेट टाइप के होने लग जाते हैं, तो हम खुद उस स्थान से उठ के चलने लग जाते हैं। वो एक तरह का वो भी क्या हुआ ध्वनि प्रदूषण हुआ। अब ये जो ध्वनि प्रदूषण है इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए वो अब हम देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय या समाधान। अब बच्चों मैं आप लोगों को सब ये लिख के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग अपनी कॉपी में से नोट कर लें, और क्योंकि ये हेडिंग वाइज बता रही जो आपको याद करने में ज़्यादा ईजी रहेगा, आसान रहेगा। सबसे पहले देखिए आप उद्योगों व कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। जो उद्योग और जो कारखाने बड़े बड़े उनको जो लोगों के रहने का निवास स्थान है उसको क्या कहते हैं कहीं दूर, जहाँ क्या हो आबादी बिल्कुल सुनने के बगैर नगण्य हो, वहाँ स्थापित करने चाहिए, जिससे क्या हो मनुष्य जो है शांति से रह पाए। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। सड़कों के जो दाएं साइड बाएं साइड या कभी कभी हाईवे में क्या होती है बीच में थोड़े से स्पेस होता है, उनमें भी वृक्षारोपण कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि किया जाता है। तो सड़कों के दोनों भी वृक्षारोपण करने चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब भी कभी बहुत ज़्यादा हॉर्न बजते हैं तो पेड़ों से भी क्या होता है हमें ध्वनि जो होती है थोड़ी कम सुनने को मिलती है। मशीनों को ध्वनिरोधी कमरों में लगाना चाहिए जिससे आवाज़ बाहर ना आ सके। वाहनों में लगे हॉर्न को तेज़ बजाने से रोकना। वाहनों में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो मतलब सही रहता है हॉर्न बजाना, कभी कोई आगे से है, लेकिन
कभी हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, आगे से कोई गाड़ी नहीं जाती तो हम बेकार में भी क्या करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वो भी क्या रहता है, वेस्ट रहता है, ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। तो अधिक बजाना और तेज़ बजाना उसमें मना होना चाहिए। और जो आजकल आप लोगों ने देखा है, जो न्यू जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं अपने गाड़ी में तरह तरीके से गाने या हॉर्न लगाते हैं, जो क्या होता है अत्यंत, जिसकी जो ध्वनि जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, तो उनको क्या करता है एकदम उनमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। लाउड स्पीकर डीजे का समय निर्धारित करना है। अब जो क्या कहते हैं लाउड स्पीकर लगे रहते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनका एक समय निर्धारित होना चाहिए। और रात में शादियों पार्टी में जो डीजे लगते हैं, वैसे तो आप देखेंगे जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें 10 बजे के बाद डीजे लगना अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पूरी रात भर क्या रहते हैं डीजे का प्रयोग होता रहता है, जिससे क्या होता है आसपास के लोग भी आराम से नहीं सो पाते हैं ना, क्या कहते हैं उन लोगों को मतलब ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि की जो अत्यंत जो आवाज़ होती है उससे शोरगुल से अत्यंत परेशान हो जाते हैं, तो उसका भी समय निर्धारित करना चाहिए। तो ये तो बच्चों हो गए ध्वनि प्रदूषण का समाधान। अब इसके बाद हमारी एक समस्या और है ध्वनि प्रदूषण के बाद, जो विश्व लेवल पर वैश्विक स्तर में वो भी है, वो इसके बाद है हमारी भू निम्नीकरण या भू क्षरण। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं भू निम्नीकरण की। भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के गुणों का ह्रास। भूमि के गुणों का ह्रास होना मतलब भूमि के जो गुण थे, जो क्वालिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो क्या होती है अत्यंत कम हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है भू निम्नीकरण या भूमि के गुणों का ह्रास हो जाता है। अब भू निम्नीकरण जो है बच्चों मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक तो होता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, दूसरा होता है मानवजनित। अब प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा कौन कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक क्रिया और मानवजनित क्रिया हैं बच्चों, ये जो हमारी सुदूर संवेदन संस्थान है उसके द्वारा अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे प्राकृतिक में हो गए आपके जो प्राकृतिक खड्डे हो गए, मरुस्थली रेतीली तटीय क्षेत्र हो गए, और जो बड़े बड़े क्या हिमानी क्षेत्र हो गए, प्राकृतिक खड़ी जो क्या कहते हैं चोटियाँ होंगी। अभी कृषि योग्य तो है नहीं, इनको हम प्राकृतिक में रखेंगे। दूसरा है मानवजनित। अब मानवजनित कौन कौन से, जैसे हम लोग क्या करते हैं स्थानांतरण कृषि करते हैं, और उसके बाद अत्यधिक मात्रा में किसी स्थान पर जो पशु जानवर है वो चरागाह का क्षेत्र बना देते हैं। कुछ क्या है रोपण कृषि से क्या होता है भूमि निम्नीकरण हो जाता है, और कहीं अत्यधिक क्या होता है उन क्षेत्र में कृषि योग हम उसमें कृषि नहीं करते, कभी एक बार ऐसा आता है कि बंजर हो जाती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है कई प्रकार की जो कृषि है वो क्या कहते हैं भूमि जो है वो कृषि योग्य नहीं रही है। अब बच्चों जो भू निम्नीकरण में इसमें तो मिट्टी का क्या कहते हैं उपजाऊ क्षमता कम होती ही होती है। अब इसके मेन जो कारण हैं, जो कॉज हैं, वो क्या है? उन्हीं क्षेत्रों में भू निम्नीकरण होगा जहाँ अत्यधिक पशुचारण होगा। अत्यधिक पशुचारण क्योंकि बच्चों जो आपने देखा होगा कभी किसी गाय भैंस किसी भी जानवर को आपने चरते हुए देखा होगा, वो जब भी घास चरते हैं, घास को जब भी खाते हैं तो वो क्या करते हैं उनको जड़ से उखाड़ देते हैं। जड़ के साथ मिट्टी भी निकलती है, जिससे वहाँ की क्या होती है मिट्टी जो उखड़ने लग जाती है और जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसी को भू निम्नीकरण कहेंगे। दूसरा खनन प्रक्रिया के कारण, खनन से भी क्या हो रहा है हमारी मिट्टी का ह्रास हो रहा है। भूमि के उपयोग में भूमि संरक्षण व प्रबंधन का अवहेलना करना। अब भूमि का ऐसे उपयोग करना है कि उसका जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से हो, जिससे क्या हो भू निम्नीकरण ना के बराबर हो। तो वो अच्छे से नहीं हो रही है तो उसकी अवहेलना हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है भू निम्नीकरण हो रहा है। अत्यधिक सिंचाई से भी बच्चों मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, मृदा क्या होती है कृषि योग्य नहीं रहती है, वो भी भू निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रयोजन हेतु वन उन्मूलन, जो वन काटे जा रहे हैं अधिक कोई भी कार्य उनके लिए, उससे भी क्या हो रहा है भू निम्नीकरण हो रहा है। विभिन्न उद्योगों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, अगर आपने देखा होगा हम किसी भी क्षेत्र में प्लास्टिक फेंकते हैं, प्लास्टिक तो आप लोगों को पता है कि ईजिली गलता नहीं है ना, कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं प्लास्टिक। तो क्या करते हैं मिट्टी की, अगर कहीं पर किसी क्षेत्र में प्लास्टिक फैल रखा है, नीचे से अगर कुछ भी चीज़ें आपने बीज उगाए हैं या फिर मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो प्लास्टिक उसको ऊपर आने नहीं देता है, तो वो क्या अपशिष्ट पदार्थ में प्लास्टिक भी आएगा, उसे भी भू निम्नीकरण होता है। औद्योगिकीकरण भी भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण। और अपरदन, अपरदन बच्चों होता है जैसे मिट्टी अपने स्थान से नदी हिमानी वायु आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती है, वो अपरदन में आता है, तो उससे क्या होता है भू निम्नीकरण होता है। अब जो भू निम्नीकरण है उसके संरक्षण के उपाय भी हैं, हम भू निम्नीकरण को भी बचा सकते हैं। कैसे? अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके।
वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष के जड़ें जो होते हैं मिट्टी को जकड़े रहती है, उससे क्या होता है भूनिम्नीकरण, जो लैंडस्लाइड होते हैं वो कम होते हैं। चरागाहों में उचित प्रबंध, जो पशु चरागाह क्षेत्र हैं उन कहीं कहीं पे ऐसे क्षेत्र बनाने से कुछ टाइम तक हो और वहाँ बाड़ लगा देनी चाहिए ताकि वो अन्यत्र जगहों में अलग अलग जगहों में ना जा पाए। और पेड़ों की रक्षा मेखला बनाकर, जो पेड़ हैं उनके चारों ओर रक्षा मेखला बनाकर हम भूनिम्नीकरण को भी बचा सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन से भी हम क्या है भूनिम्नीकरण को बचा सकते हैं। मतलब बंजर भूमि में क्या है उसके अच्छे टेक्निक के द्वारा वहाँ खेती कर सकते हैं। खनन नियंत्रण से, खनन की जो खनन जो है उसमें रोक लगा के, मतलब अत्यधिक मात्रा में ना हो, सतत पोषण का मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम खनन कार्य करें तो हमें उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित कर जल तथा भूमि के प्रदूषण को कम करने से भी हम भूनिम्नीकरण को बचा सकते हैं। और उसके बाद बच्चों वो भी आ सकता है जो यहाँ स्थानांतरण कृषि थी, स्थानांतरण कृषि को कम करके, स्थानांतरण कृषि अगर हम कम मात्रा में करेंगे तो हमारी निम्नीकरण जो भूमि का जो हम उपयोग कर रहे हैं हम अच्छी कृषि करें, एक बार करें, वो जगह जगह जंगल साफ करके उससे क्या होता है मिट्टी क्या होता है उस जगह जो भूमि है उसका क्या होता है क्षति हो जाती है। तो स्थानांतरण कृषि को कम करने से हम भूनिम्नीकरण को बचा सकते हैं। बच्चों ये था भूनिम्नीकरण। इसके बाद हम देखते हैं जो वैश्विक स्तर में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, जो मुद्दा है मेन उठ रहा है, वो है ग्रामीण नगरीय प्रवास। जो ग्रामीण से नगरों की और नगर से शहरों की जो प्रवास हो रहा है वो पूरे वैश्विक स्तर में हो रहा है। ग्रामीण नगरीय प्रवास बच्चों मैंने आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जो इसकी पहली बुक थी उसमें भी पढ़ा रखा है, और ये भारत लोक अर्थव्यवस्था इससे पहले वाले टॉपिक प्रवास वाले चैप्टर में उसको भी पढ़ा रखा है। एक बार आज हम और पढ़ लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ग्रामीण नगरीय प्रवास। वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा जो गांव से नगरों की ओर जो प्रवास हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है। उसका मेन कारण रोजगार की तलाश में, लोग क्या है नौकरी की तलाश में अपने गांव से शहरों की ओर नौकरी करने आ रहे हैं। शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, गांव में शैक्षिक सुविधाओं की कमी होने से लोग क्या कर रहे हैं प्रवास कर रहे हैं। अंतरजातीय संघर्ष जहाँ देखने को मिलता है तो लोग उस स्थान को छोड़ के अन्य स्थानों में प्रस्थान करते हैं। गरीबी भी प्रवास को मतलब लोगों को प्रवास करने का एक प्रमुख कारण है। क्षेत्रीय विकास में असमानता, उस क्षेत्र का विकास जो हो रहा है उसमें असमानता मतलब क्या है प्रॉपर रूप में वहाँ क्या हो रहा है विकास नहीं हो रहा है, उस वजह से भी लोग क्या है उस क्षेत्र से अलग क्षेत्र में प्रस्थान करते हैं। जलवायु परिवर्तन है बच्चों, धार्मिक उत्पीड़न है और स्वास्थ्य संबंधी कारक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल्स वो हैं उनकी सुविधाएं अत्यंत न्यून के बराबर हैं। अगर वहाँ हॉस्पिटल बने भी हैं तो डॉक्टरों का अभाव है, तो उन कारणों से भी लोग क्या है नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। मनोरंजन के साधनों की कमी है और गृह क्लेश मतलब जो आपस में घरों में क्या होता है युद्ध या लड़ाई झगड़ा, तो उस कारण भी लोग क्या कहते हैं अलग जाके बसना पसंद करते हैं। तो ये तो थे हमारे ग्रामीण नगरीय प्रवास के जो मेन कॉज हैं, कारण हैं। उसके बाद है बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, पूरे वैश्विक स्तर पर गंदी बस्तियों की समस्या है। गंदी बस्तियों की समस्या आप हर जगह देखने को मिलेंगी आपको। और जैसे भारत में ये भारत में जो है बच्चों 7% से लेकर 60% तक जनसंख्या क्या करती है गंदी बस्तियों में निवास करती है। वैसे तो है वो अच्छे एरिया में, लेकिन वहाँ की बस्तियाँ क्या होती है एकदम गंदी रहती हैं। अब जैसे आप मुंबई में ले लो, मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है जो धारावी है। बच्चों इसे नोट कर लेना, एक नंबर में पूछा जाता है। तो धारावी में भी वो भी क्या है बहुत बड़ी गंदी बस्ती है। अब जो गंदी बस्तियों की समस्याएं वो है बीमारियां। गंदी बस्ती में सबसे पहले बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसमें कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे, और पीलिया हो जाता है, घेंगा वगैरह हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है गंदी बस्तियों में, अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है। कूड़ा निष्पादन समस्या, कूड़े को कहाँ डालना है कहाँ पे रखना है उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। धर्म जातिवाद समस्या, क्योंकि गंदी बस्ती में बहुत बड़ी वजह से धारावी ले लीजिए एग्जाम्पल, वहाँ आपको हर तरह के जातिवादी के लोग देखने को मिलेंगे, तो उनमें कभी कभी आपस में क्या हो जाए लड़ाई हो जाती है। और नैतिकता का ह्रास हो जाता है वहाँ प्रमुखतः। धन का अभाव रहता है, धन का अभाव होने के कारण लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, जिससे क्या हो थोड़ी कम पैसों में हो जाए, लेकिन बस्ती में समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। गरीबी देखने को मिलेगी आपको वहाँ, निर्धनता, शुद्ध वायु की समस्या मिलेगी, क्योंकि क्या है चारों तरफ जो अत्यंत प्रदूषण होने के कारण शुद्ध वायु की समस्या में देखने को मिलेगी। अपराध है, गंदी बस्ती में अत्यंत अपराध देखने को भी आपको मिलेंगे। शोरगुल है जो मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण का कारण होगा।
यातायात समस्या होगी और गंदी बस्तियों में शिक्षा का अभाव भी रहता है। अगर शिक्षा का अभाव नहीं रहता है तो बस्ती क्या होती है, एकदम नीट एंड क्लीन रहती, तो शिक्षा का भी वहाँ अभाव है। तो बच्चों अभी तक हमने जितनी भी समस्याएं, मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ी, चाहे वो जल प्रदूषण था, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू निम्नीकरण, ग्रामीण नगरीय प्रवास और गंदी बस्तियों की समस्याएं, ये समस्याएं और मुद्दे जो हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर थे। आज हमने इसी के बारे में चर्चा की। तो बच्चों आज का आपका ये जो अध्याय 12 था, ये आज आपका अंतिम अध्याय था। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा अभी तक जितने वीडियो बनाए गए थे आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत इससे मदद मिली होगी, सहयोग मिला होगा। तो आज का आपका ये जो अंतिम अध्याय था यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।